कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में दिया बड़ा फैसला। एकल पीठ ने 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द के आदेश किए खारिज। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और अन्य को स्थायी पता बताने को कहा। आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला की होगी वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश, मानवता आधार पर निर्णय। तलाकशुदा मुस्लिम महिला शादी के नकद और सोने के उपहार अपने पति से मांग सकती है वापस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या सीआरपीसी की धारा 482 से जुड़ी जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि हाई कोर्ट से कैसे मामलों में राहत मिल सकती है। हाई कोर्ट की शक्तियां और धारा 482 से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। शुक्रिया शालिनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01206127 दूसरा नंबर है 01206127 सर, पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, सीआरपीसी की धारा 482 क्या कहता है और इसके प्रावधान है क्या है? शालिनी जी, जो सीआरपीसी की धारा 482 है, ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जी। जिसे हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स या निहित शक्तियां कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 482 एक ऐसा प्रावधान है जिसमें हाई कोर्ट के पास में कुछ एडिशनल पावर्स दिए गए हैं। हाई कोर्ट के अंदर ये शक्तियां निहित की गई हैं जिनका प्रयोग न्याय की रक्षा करने में की जा सकती है, विशेषकर ऐसी स्थितियों में जहां पर पूरे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर यदि किसी ऐसी परिस्थिति है जिसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है पूरे सीआरपीसी में, तो वहां पर 482 धारा के तहत हाई कोर्ट के अंदर जो निहित शक्तियां हैं उनका प्रयोग करके और हाई कोर्ट जो है न्याय को सुनिश्चित करता है। अब इस धारा की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो तीन मुख्य बातें हैं जिनको बल दिया जाता है इस धारा के तहत। सबसे पहली बात कि किसी भी न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है, उस कार्यवाही को करने की शक्ति जो है हाई कोर्ट के अंदर निहित की गई है इस धारा के अंतर्गत। इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको हम अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट कहते हैं, उसको रोकने के लिए भी धारा 482 के तहत हाई कोर्ट के अंदर शक्तियां निहित हैं जिनका उपयोग करते हुए ऐसे दुरुपयोग को हाई कोर्ट रोक सकता है। इसी के साथ न्याय को सुनिश्चित करने के लिए और न्याय के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए भी हाई कोर्ट के पास में शक्तियां इस धारा के तहत होती हैं जिनका प्रयोग करके हाई कोर्ट प्रयास करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय न हो और उसके लिए न्याय सुनिश्चित की जा सकती है। अब इस धारा के तहत है ना, ये इस धारा का प्रयोग हम आमतौर पर तब करते हैं जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई फर्जी या झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया हो या फिर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई हो जो कि दुर्भावनापूर्ण हो या फिर निराधार हो।
तो इस प्रकार के झूठे एफआईआर मुकदमे उनको क्वाश करने के लिए जी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हमारे खिलाफ कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है या जी गलत इस्तेमाल कर रही है न्यायिक प्रक्रिया का, तो उस स्थिति में भी हम धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विशिष्ट प्रावधान पूरे सीआरपीसी में नहीं है या किसी अन्य जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर में वैसे तो प्रावधान है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति के लिए कोई भी प्रावधान कहीं पे लिखित नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में भी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे सीआरपीसी की धारा 482 की जरूरत क्यों पड़ी? जी, देखिए, जो सीआरपीसी हमारे यहाँ पर अभी तक चल रहा था, जी है ना, इससे पहले एक दूसरी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हुआ करती थी जी सन 1880 के समय की। तो उसके अंदर भी जो है हाईकोर्ट को कुछ इनहेरेंट पावर्स दिए गए थे। जी तो उसी का एक रूपांतरण जो अभी के समय में जो सीआरपीसी चल रहा है उसके अंदर लाया गया। ये व्यवस्था इसलिए आवश्यक थी कि हर बार जरूरी नहीं है कि जितने भी मामले हैं या जितनी भी परिस्थितियां हैं उनके लिए लिखित कानून उपलब्ध हो। वैसे यदि हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो ये बहुत ही विस्तृत कानून है जिसके अंदर लगभग हर संभावित परिस्थिति के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान हमें सीआरपीसी के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। जी अब पूरे सीआरपीसी में यदि आप देखें, है ना, कि झूठी एफआईआर हो या बदले की भावना से कोई मुकदमा यदि दर्ज किया गया है या फिर किसी पारिवारिक मामले को उसको जो है मतलब एक क्रिमिनल रूपांतरण दिया गया है। जी वैसे तो मामला सिविल नेचर का है, लेकिन उसके सिविल नेचर को डाइल्यूट करते हुए, है ना, हरास करने की जी मंशा से यदि क्रिमिनल प्रक्रिया या क्रिमिनल केस यदि चलाया जा रहा है तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके लिए कोई लिखित कानून या स्पष्ट कानून हमें कहीं भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हाईकोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो उसके अंडर जितने भी ट्रायल कोर्ट्स काम कर रहे हैं उनके माध्यम से हाईकोर्ट ये सुनिश्चित करे कि न्याय व्यवस्था बनी रहे और हर व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ये जिम्मेदारी हाईकोर्ट के ऊपर होती है। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए धारा 482 की जरूरत हमें सीआरपीसी के अंदर पड़ी और इस वजह से ये प्रावधान लाया गया जिसके तहत हाईकोर्ट्स को निहित शक्तियां या इनहेरेंट पावर्स दिए गए। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाईकोर्ट जो है ये एक संवैधानिक कोर्ट है जी और जैसा कि मैंने कहा कि इसके ऊपर जिम्मेदारी है जी न्याय को सुनिश्चित करना। तो इस वजह से क्योंकि जिम्मेदारी है तो जनता की अपेक्षा भी उसी दिशा में होती है कि हाईकोर्ट जो है हर वो प्रयास करे और हर वो कदम उठाए जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि हर एक मामले में यदि सख्त प्रक्रिया लागू करे तो भी जरूरी नहीं है कि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। कई बार प्रक्रिया का पालन करते हुए भी अन्याय हो जाता है। जी निर्दोष जो है उसको सजा हो जाती है या फिर जो दोषी व्यक्ति है वो सख्त प्रक्रियाओं के पालन के वजह से वो निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जब विवेकपूर्ण तरीके से किसी मामले पर विचार करना आवश्यक होता है जी तो वहां पर हाईकोर्ट के इनहेरेंट पावर्स जो है वो काम में होते हैं। तो यही मकसद रहा जिसकी वजह से धारा 482 को दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित किया गया। जी
आपसे हम जानना चाहेंगे सर, धारा 482 के तहत हाई कोर्ट की शक्तियां क्या होती हैं? जी, देखिए, धारा 482 के तहत, अ, जिसके तहत हाई कोर्ट को निहित अधिकार प्रदान किए गए हैं, जी। है ना? इसके तहत यदि हम शक्तियों की बात करें, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करना, जी। है ना? तो न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी कार्यवाही आवश्यक हो, उन कार्यवाही को कारित करने की शक्तियां जो है हाई कोर्ट के पास में निहित होती हैं। या यदि कोई ट्रायल कोर्ट या निचली अदालत या फिर कोई पुलिस स्टेशन यदि झूठा मुकदमा, झूठी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं जी। और अपना दुरुपयोग होने दे रहे हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, जिससे कि पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा हो, तो ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए भी माननीय हाईकोर्ट जो है धारा 482 के तहत उसके पास में शक्तियां होती हैं कि कानून या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो सके, उसको रोका जा सके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे भी दायर होते हैं निचली अदालतों में, जी। जो शुद्ध रूप से दुर्भावनापूर्ण होते हैं। जी। उसमें वास्तव में कोई अपराध कारित नहीं हुआ होता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करने के उद्देश्य से यानी दुर्भावना से उस व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप योजित करके और मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और व्यक्ति विशेष को परेशान किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। तो इस तरह के मामले, है ना, इन पर अंकुश लगाया जा सके और इस तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके, ये शक्ति हाईकोर्ट के पास धारा 482 सीआरपीसी के तहत आती है। इसी के साथ साथ जो न्याय व्यवस्था है ना, न्याय व्यवस्था और हर किसी के लिए न्याय सुनिश्चित और सुरक्षित करना, जी। इस मकसद को हासिल करने के लिए भी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के पास में शक्तियां हैं कि जो भी आवश्यक हो वो कार्यवाही कर सके या निचली अदालतों की जो कार्यकलाप है उसमें हस्तक्षेप कर सके और आवश्यक निर्देश पारित कर सके यदि आवश्यकता हो। और यदि आवश्यकता हो तो यदि फर्जी मुकदमा है या फर्जी एफआईआर है तो उसको निरस्त करने की शक्तियां होती हैं। यदि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है जी। कि जो आरोप लगाए गए हैं, है ना, जी। वो साबित नहीं हो रहे हैं या फिर प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ये आदेश भी पारित कर सकता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए या फिर उसके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए, लेकिन पुलिस जो है अपनी जांच को जारी रखे। तो इस प्रकार की शक्तियां हाईकोर्ट के पास धारा 482 के तहत होती हैं। जी। वैसे कहा जाता है कि 482 धारा जो है, मतलब इसे लीस्ट यूज बोलते हैं, मतलब लीस्ट यूज माना जाता है कि मतलब लीस्ट यूज करना चाहिए या ऐसे मामले, ऐसी देखिए, धारा। धारा 482 ऐसा नहीं है कि ये लीस्ट यूज्ड होता है ना? आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता अनुसार, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास में कोई दूसरी धारा के तहत राहत यदि मौजूद है या विकल्प है आपके पास में, जी। तो भी कोई व्यक्ति जो है 482 के तहत ही हाईकोर्ट में आवेदन करने जाएगा, है ना? जी। 482 जो है ये विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जी। जी। जैसे मान लेते हैं कि कई बार बेल के मामले में हाई कोर्ट में 482 के तहत एप्लीकेशन लगाए जाते हैं, लेकिन 482 धारा जो है ये बेल का विकल्प नहीं है ना? जी। इसका प्रयोग तभी करना होता है जब बेल के सिद्धांतों का उल्लंघन निचली अदालतों द्वारा किया जा रहा हो, बिना किसी प्राइमा फेसाई केस के, है ना, या बिना जो है न्यायिक विवेक का प्रयोग किए जी। यदि कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को जेल में डालने का आदेश देती है, तो ऐसे स्थिति में हाईकोर्ट में जब आवेदन लगाया जाता है धारा 482 के तहत, तो हाईकोर्ट यहाँ पर बेल नहीं देती, बल्कि हाईकोर्ट या तो पहले एफआईआर का अध्ययन करेगी, उसका परीक्षण करेगी, यदि केस बन रहा होगा तो ये राहत दे सकती है कि अगले आदेश तक या किसी एक निश्चित समय तक
गिरफ्तारी ना की जाए, है ना? जी, बल्कि ऐसा नहीं होता है कि गिरफ्तारी रोकने के अलावा हाईकोर्ट ने बेल भी ग्रांट कर दिया, ऐसा नहीं होता। जी, लेकिन हाँ, यदि ये सामने आता है कि एफआईआर झूठा है या जो मुकदमा योजित किया गया है वो झूठा है और उसका निरस्तीकरण किया जाता है या क्वॉशिंग यदि कर देता है हाईकोर्ट, तो क्वॉशिंग की स्थिति में अरेस्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जी, है ना? जी, तो इसलिए ये समझिए कि ये विकल्प नहीं है। यदि आपके पास में दूसरी रेमेडीज हैं, तो उन रेमेडीज का प्रयोग करना चाहिए। जी, 482 धारा जो है इसका प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए यदि कोई वैकल्पिक आपके पास में स्पेसिफिक प्रावधान नहीं उपलब्ध है सीआरपीसी के अंदर, उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, झूठी एफआईआर दर्ज होने पर धारा 482 के तहत राहत कैसे मिलती है? है जी। देखिए धारा 482 के तहत जब कोई झूठी एफआईआर का मामला होता है तो इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि एफआईआर को क्वैश कराया जा सके। इसलिए झूठे एफआईआर के मामले में जब हम धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में आवेदन लगाते हैं जी, तो इसको क्वॉशिंग पिटिशन भी कहा जाता है ना? जी, हाईकोर्ट एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को तभी रद्द कर सकता है जब एफआईआर में प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता ही ना हो, जी, है ना? कहने का मतलब ये हुआ कि एफआईआर पढ़ने से यदि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसमें कोई आपराधिक तत्व है ना? यदि आपराधिक तत्व वहां से नदारद है, तो उस स्थिति में एफआईआर की क्वॉशिंग की जा सकती है। जी, साथ ही साथ यदि ये प्रतीत होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं एफआईआर में वे मनगढ़ंत हैं या निजी दुश्मनी के वजह से, है ना, जी, दुर्भावना के तहत जो है वो आरोप लगाए गए या फिर एफआईआर का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है वो केवल प्रताड़ित करना है या फिर आरोप जो है किसी सिविल विवाद को आपराधिक रंग देने के लिए लगाए गए हैं, जी, जैसे कि व्यवसाय से संबंधित यदि कोई मामला है या पारिवारिक मामला है या पैसे के लेन देन का मामला है, ये सारे सिविल नेचर के विवाद होते हैं। अब ऐसे मामलों में भी यदि आरोप लगाए जाए और उसको जबरदस्ती जो है क्रिमिनल एंगल दिया जाए, तो ये वो परिस्थितियां होती हैं जहां पर हाईकोर्ट की जो निहित शक्तियां हैं जी, वो उनको जागृत किया जा सकता है या फिर जब कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा हो। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो क्वॉशिंग पिटिशन जब हम लगाते हैं, है ना, हाईकोर्ट के अंदर, तो आमतौर पर इसमें हमें क्या करना होता है कि एफआईआर में हमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनका खंडन करते हुए अपने वक्तव्य देने होते हैं। जो भी हमारे पास में उपलब्ध दस्तावेज या सबूत या कोई जो भी सबूत साक्ष्य वगैरह मौजूद हों जी, उनको भी हम संलग्न करते हैं। हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि कोई प्रत्यक्ष अपराध जो है एफआईआर को पढ़ने पर प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं हो रहा है या दिख नहीं रहा है या केस जो है किसी राजनीतिक अ, मतभेद या निजी प्रतिशोध के तहत जो है जी, ये शुरू किया गया है या फिर वहां पर जब ये इस प्रकार से वक्तव्य दिए जाते हैं तब हाईकोर्ट ये देखता है कि क्या एफआईआर को पढ़कर कोई अपराध का कारित होना दिखता है। दूसरा ये देखा जाता है कि क्या मामला केवल सिविल प्रकृति का है जी, या वास्तव में वहां पर क्रिमिनल एंगल है। और तीसरा टेस्ट ये होता है कि क्या एफआईआर दुर्भावना से दर्ज की गई है। यदि इन तीनों के जवाब हाँ में आते हैं तो कोर्ट दोनों पक्षों के जो बहस होते हैं उनको सुनने के बाद में एफआईआर को या तो पूरी तरह से क्वैश कर सकता है अगर ये प्रतीत होता है कि पूरी एफआईआर झूठी है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर को क्वैश करने की परिस्थितियां नहीं है जी, तो वहां पर जो अनावश्यक धाराएं हैं उनको हटाने का निर्देश पारित की जा सकती है, यानी आंशिक रूप से क्वॉशिंग किया जा सकता है जी, या यदि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में हाईकोर्ट जो है ये आदेश पारित कर सकती है कि
पुलिस जांच जो है जारी रहे, लेकिन बिना हाईकोर्ट की अनुमति के जो आरोपी व्यक्ति है उसको अरेस्ट न किया जाए या उसके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन न लिया जाए। जी, धन्यवाद सर इन खास जानकारी के लिए, सीआरपीसी धारा 482 की जानकारी के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।